हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% इस बात की गारंटी लेते हैं कि जितने भी आपको इसमें हम प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में जरूर से जरूर क्लास 10th साइंस के आने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बहुविकल्पी के साथ साथ आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें आपको बताएंगे कौन कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न, और इसी के साथ साथ इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी प्यारे बच्चों हम आपको बताए हैं। और इसमें एक और खास बात है। खास बात क्या है कि ये जो बहुविकल्पी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लघुत्तरीय प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि तीनों सब्जेक्टों से लेकर एक पेपर बनाया गया है। यानी कि इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी भी प्रश्न मिलेंगे, अति लघुत्तरीय भी प्रश्न मिलेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि तीनों टाइप के प्यारे बच्चों प्रश्नों को यहाँ पे हम आप तक देंगे। और हाँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 100% इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रश्न आप सिंपल तरीके से करके चले आएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं क्रिएट होगी। लेकिन हाँ, आप अच्छे से तैयार करेंगे तभी, ये नहीं कि आप छोड़ के चले आए, ठीक है ना। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, फिर क्या है यहाँ पे 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl का रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली चीज है कि एक चीज देखिए, एक चीज हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2FeCl3 प्लस 2H2O, जब हम FeCl3 की क्रिया जल के अणु से करवा रहे हैं तो यहाँ पे FeCl2 बन रहा है, साथ ही साथ H2SO4 का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ प्लस 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पे Y क्या हो सकता है? क्या सल्फर हो सकता है, क्या H2S हो सकता है, क्या SO2 हो सकता है, या फिर Cl2 हो सकता है। तो यहाँ पे उत्तर आया, क्या आया है? वो आया है प्यारे बच्चों SO2 आया है, SO2 आंसर आया। अब आप चेक कैसे करेंगे कि SO2 ही सर आंसर होगा? देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे Fe कितनी है, यहाँ पे Fe देखेंगे इसमें तो 2 Fe है, और इधर देखेंगे Fe कितने हैं, 2 Fe हैं, ठीक है। Cl3 कितने हैं, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, यानी 3 दूनी 6 Cl3 है। यहाँ पे देखिए Cl3 कितने हैं, 2 इधर, 2 दूनी 4 और इधर 2 Cl, तो 4 2 6 Cl, और यहाँ पर भी 6 Cl, यानी बराबर। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ यानी कि 2 ऑक्सीजन बढ़त में हुआ, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब सल्फर यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, और यहाँ पे क्या हो गया, SO2, और यही आपका क्या हो गया, Y के स्थान पे SO2 आ गया, यानी कि 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl का रासायनिक अभिक्रिया में जो Y है वो प्यारे बच्चों क्या है आपका, SO2 है। Y क्या है आपका, SO2 है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, SO2। बात समझ आई कि नहीं? कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला, यहाँ पे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है उसमें प्यारे बच्चों क्या प्रयुक्त होती है, AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, या FeSO4, या CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है? तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है वो होती है आपकी FeSO4। जो FeSO4 है यानी फेरस सल्फेट है, यह श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला प्रश्न यहाँ प्यारे बच्चों, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? यानी जो दृष्टि क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र किसका होता है? क्या समतल दर्पण का सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है, उत्तल दर्पण का सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है, अवतल दर्पण का सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है, या उत्तल लेंस का सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र प्यारे बच्चों सबसे
अधिक होता है वही आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र वाला सिर्फ एक ही है, वो क्या है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है। अब इसको बात समझेंगे। जैसे कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अधिक क्षेत्र को इसमें देख सकते हैं, अधिक क्षेत्र को इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आप जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी के बगल आप मिरर देखते हैं लगा रहता है, और वो छोटा मिरर होता है लेकिन पीछे का पूरा सीन दिखाई देता है। तो वही चीज है यहाँ पे, यानी किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का प्यारे बच्चों दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक माना जाता है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक आपतित किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। तो यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है, यानी कि 90 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो जो अपवर्तन कोण होगा वो 0 अंश का होगा। अब कहेंगे सर कैसे अपवर्तन कोण 0 अंश का होगा, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपके कोई सीमा पृष्ठ है, ठीक है ना, कोई सीमा पृष्ठ है। अब इस पे कोई किरण है, मान लीजिए कोई किरण है 90 अंश पे ये पड़ा, 90 अंश पर पड़ा, 90 अंश बीच में पड़ रहा है। तो जब 90 पे आएगा तो उसी मार्ग में वापस लौटेगा ना। तो कोई क्या अपवर्तन हुआ? क्या नहीं हुआ। तो वही क्या है यहाँ पे 0 डिग्री होगा। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या? जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है या फिर मोटर है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है प्यारे बच्चों? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मानी जाती है वह आपकी जनरेटर मानी जाती है। क्या है? जनरेटर। जो जनरेटर है यह विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। क्लियर हुआ? सीधा बता देना विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? जो जनरेटर होती है ये इससे विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। अब बहुविकल्पी के बाद प्यारे बच्चों आपका अगला बहुविकल्पी है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पतन होता है तो उसके कारण जो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पतन होता है तो इसके कारण जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? सी इसका सही ऑप्शन निकल के आएगा। अब मैंने बोला था ना कि लघुत्तर आपके बहुविकल्पी के बाद आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे, और जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कोई दिक्कत ना आए और अपनी पढ़ाई कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यदि कोई वस्तु सजीव है, यदि कोई वस्तु क्या है? सजीव है, तो इसका कैसे निर्धारण करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ यह वस्तु सजीव ही है? तो उत्तर लिखेंगे, कोई वस्तु सजीव है तो इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों के लक्षण मापदंड का उपयोग करेंगे। यानी कि अगर कोई वस्तु है और उसको चेक करना है सजीव है, तो जाहिर सी बात है सजीव के लक्षण याद करेंगे कि जो सजीव होते हैं, सांस चलती है उसमें, वो चल सकते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, या श्वसन की क्रिया हो रही है या नहीं। तो ये सब जो है यह सजीव को पहचानने के प्यारे बच्चों मापदंड है। क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया हो तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न ये है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? यानी कि जो जीवन का अनुरक्षण है इसके लिए आप कौन कौन से प्रक्रम को अपनाएंगे? तो जीवन में अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के में अनुरक्षण के लिए हम लोग कौन कौन से प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? श्वसन हो गया, पोषण हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन, जनन हो गया, आदि प्रक्रमों को बहुत ही हम लोग आवश्यक मानेंगे।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आहार नली के विभिन्न भागों का नाम लिखिए, यानी कि आहार नली के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो आहार नली के विभिन्न जो भाग हैं वो है मुख व मुख गुहा, यह आहार नली का मुख्य भाग है। ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। तो जो आहार नली के प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं, मुख होता है यानी मुंह होता है, और ग्रसनी होता है, और क्या होता है, ग्रास नली होता है, आमाशय होता है, और क्या होता है, आंत होता है। तो यह सब आहार नली के प्यारे बच्चों बहुत ही प्रमुख भाग माने जाते हैं। अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न, और काफी प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छा खासा नंबर आपको दिलाया, गारंटी है इस बात की। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। जो डीएनए प्रतिकृति है इसका प्रजनन में क्या महत्व है। तो प्रजनन की मूल घटना है, जो डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका देख लेते हैं। जो प्रजनन की मूल घटना है डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करना। प्रजनन की जो मूल घटना क्या होती है वो डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करना है। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिसके प्रकार जो कोशिकाएं आपकी होती सेल होती हैं वो क्या प्यारे बच्चों करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, जिससे डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बन जाती है। और इन प्रतिकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग कोशिका संरचना की आवश्यकता होती है, और डीएनए की 2 प्रतिकृतियों अलग होकर 2 कोशिकाओं की निर्माण करती हैं। और इस प्रकार प्रजनन में 2 कोशिकाओं को बनने के लिए डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, बहुत ही प्यारे बच्चों आवश्यक होती है। अब यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जी हाँ प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और काफी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पे सीरीज करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आवृतबीजी पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है यह आपको लिखना है। तो आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। जो आवृतबीजी पौधों में जो नर होते हैं और जो मादा जननांग होते हैं दोनों कहाँ पर होते हैं, तो ये पुष्पों में ही स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। जो पुष्प होता है पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित शाखा भी कहते हैं। और इसमें 4 प्रकार के चक्र होते हैं, कौन कौन से। पहला पाया जाता है वाह्य दल, तो यह हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है, जो पुष्प के भीतरी चक्रों की क्या करता है प्यारे बच्चों, रक्षा करता है। दूसरा पाया जाता है दल, तो दल क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं तथा परागण की क्रिया के लिए कीटों को क्या करती, आकर्षित करते हैं। तीसरा पाया जाता है पुमंग या एंड्रेसियम, तो नर जननांग अंग, या फिर इसको हम लोग नर जननांग अंग बोलते हैं। तो इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। और परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। क्लियर। और चौथा जो आता है वो आता है आपका जायांग या गायनीसियम या मादा जनन अंग, तो इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग या फिर अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड या ओवुल होता है, और बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, और बीजांड में क्या, बीज बनता है। ठीक ना। तो ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% से और गारंटी के साथ यही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर बनने वाला नहीं है। तो फटाफट इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।